तो हाय फ्रेंड्स, नमस्ते, जोहार। देखिए, अभी मैं आप लोग का हिस्ट्री का मेजर पेपर 2 और मेजर पेपर 3 दोनों का एक साथ कंबाइन करके क्लास लूँगा इसी में। और इसमें मैं जो है आपको पूरा क्वेश्चन दिखा दूंगा। अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो ज्ञान सागर ऐप को इंस्टॉल कर लीजिएगा। ऐप का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। 35 रुपया में आपको सभी पेपर का नोट्स मिल जाएगा। इवन यहाँ तक कि सभी सेमेस्टर का नोट्स मिल जाएगा। 4 साल का कोर्स का फीस है सिर्फ 35 रुपये। ठीक है, सस्ता है ना? हाँ, बहुत सस्ता है। चलिए, तो जिनको खरीदना है खरीद लीजिएगा। मैं कहता हूँ पक्का इसमें आपका फ़ायदा होगा। ठीक है, इसमें तेरा घाटा मेरा कुछ नहीं जाता। तो चलिए, सबसे पहले क्लास देखिए। पूरा क्लास को डिटेल में हम लोग जाएंगे, जितना हो पाएगा। एक ही वीडियो में मैं दोनों पेपर लेने का प्रयास करूँगा। ठीक है, तो देखिए, डिपार्टमेंट ऑफ हिस्ट्री बहुत ज़्यादा मोटा हो जा रहा है, इसको थोड़ा सा छोटा कर देते हैं। हाँ, इतिहास विभाग। ठीक है, और मेजर पेपर 2 इसमें पढ़ना क्या है? तो वर्ल्ड सिविलाइजेशन। सिविलाइजेशन मतलब होता है सभ्यता का बनना। सभ्यता माने आपने पढ़ा होगा सिंधु घाटी की सभ्यता। ठीक है, मेसोपोटामिया की सभ्यता, बेबीलोन की सभ्यता, तो इसी को सिविलाइजेशन बोलते हैं। तो इसमें आपको भारत की नहीं बल्कि विश्व की सभ्यताओं के बारे में पढ़ना है, वर्ल्ड सिविलाइजेशन। ठीक है, इसमें आ जाता है हमारा यूनिट 1। क्या है यूनिट 1 में? तो सबसे पहले पढ़ना है आपको इजिप्ट। इजिप्ट जिसको मिस्र बोलते हैं, इजिप्ट और मेसोपोटामिया की सभ्यता के बारे में। ठीक है, दूसरा पढ़ना है आपको क्या? तो क्लासिकल ग्रीस के बारे में। ओके, नेक्स्ट। तीसरा क्या पढ़ना है आपको? रोमन साम्राज्य के बारे में। ओके, नेक्स्ट क्या पढ़ना है आपको? राइज ऑफ क्रिश्चियनिटी एंड इस्लाम, यानी कि इस्लाम धर्म और क्रिश्चियन धर्म के उदय के बारे में पढ़ना है। ओके, इतना सारा कुछ पढ़ना है। अब चलिए, ये मेजर पेपर 2 को करते हैं, उसके बाद हम लोग मेजर पेपर 3 करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग 30 करेंगे इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज। पहला है आपका, मिस्र सभ्यता किस नदी के किनारे विकसित हुई? तो नील नदी के किनारे जो है मिस्र की सभ्यता विकसित होती है। ठीक है, मिस्र देश को नील नदी का देन भी कहा जाता है। ठीक है, मिस्र की राजधानी कहाँ है? सॉरी, राजनीतिक व्यवस्था कैसी है? तो यहाँ पे राजतंत्र चलता था। ठीक, कैसी थी? राजतंत्र चलता था। ठीक है, पास्ट में। नेक्स्ट है, मिस्र के शासक को क्या कहा जाता था? तो वहाँ के, जैसे हम लोग भारत में राजा बोलते हैं, तो वहाँ पे राजा को क्या बोला जाता है? फराओ। ठीक है, फराओ कहा जाता था। जैसे कि चीन में जार कहा जाता है, मतलब कहा जाता था। ठीक है, नेक्स्ट अगला जाता है, मिस्र की प्रसिद्ध संरचना क्या है? तो पिरामिड। मिस्र में जो है पिरामिड बने हैं। इस तरह से आपने देखा होगा, शंकु त्रिभुजाकार ये पिरामिड मिस्र का पिरामिड आपने देखा होगा। इस तरह से पिरामिड वहाँ पे मिस्र में बने हैं। तो मिस्र की प्रसिद्ध संरचना क्या है? पिरामिड। भारत की क्या है? तो भारत की है आगरा। ठीक है, मिस्र किस प्रकार के धर्म को मानते हैं? तो ये बहुदेववाद धर्म को मानते हैं। ठीक है, बहुदेववाद। नेक्स्ट अगला जाता है, मेसोपोटामिया सभ्यता कहाँ विकसित हुई और किन किन नदियों के किनारे विकसित होती है? तो देखिए, टिग्रिस और यूफ्रेटस नदी के बीच में ये मेसोपोटामिया की सभ्यता विकसित होती है। अगला जाता है हमारा, मेसोपोटामिया के प्रारंभिक निवासी कौन थे? तो सुमेरियन सभ्यता वाले लोग मेसोपोटामिया के प्रारंभिक निवासी थे। नेक्स्ट आ जाता है यहाँ पे हमारा क्या, कि हम्मुराबी किस लिए प्रसिद्ध थे? तो विधि संहिता, यानी कि लॉ का एक बुक टाइप सा हम लोग बोलेंगे कि कानून की एक किताब के जैसे। ठीक है, इसलिए ये प्रसिद्ध थे। नेक्स्ट आगे देख लेते हैं। अगला जाता है, मेसोपोटामिया में कौन सी लिपि का प्रयोग किया जाता था? तो जैसे हमारे भारत देश में देवनागरी में लिपि का प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो है कौन सी लिपि? क्यूनिफॉर्म लिपि का प्रयोग करते थे। ये पेपर आप लोग को टफ लगने वाला है, क्योंकि विश्व के बारे में पढ़ना है। आदमी भारत के बारे में तो पढ़ता नहीं है, अपने बारे में तो पढ़ता नहीं है। ठीक है, तो विश्व के बारे में पढ़ना है, तो थोड़ा सा टफ लगने वाला है। मेसोपोटामिया में मुख्य व्यवसाय क्या था? तो कृषि मेसोपोटामिया की मुख्य व्यवसाय थी। अब आ जाते हैं यूनान के बारे में। यूनान जिसकी राजधानी है एथेंस। ठीक है, नेक्स्ट हमारे यहाँ पे एक यूनानी राजदूत आया था, मेगास्थनीज। ठीक है, जिन्होंने एक पुस्तक लिखी है इंडिका। होमर, होमर जो है युग क्या है? तो होमर युग क्या है? यूनान का प्रारंभिक काल को होमर युग कहते हैं।
यूनान के जो प्रारंभिक काल था उसको हम लोग क्या बोलते हैं, होमर युग। नेक्स्ट अगला आ जाता है कि इलियड और ओडिसी किसने लिखी है, तो होमर ने लिखी है। ठीक है, होमर युग क्या है, तो यूनान का प्रारंभिक युग को जो है होमर युग कहते हैं। यहाँ पे थोड़ा सा क्वेश्चन गलत है, ये होना चाहिए कि इलियड और ओडिसी कब लिखी गई है, तो होमर एज में लिखी गई है। ठीक है, नेक्स्ट, कौन सा नगर राज्य लोकतंत्र के लिए प्रसिद्ध था, तो एथेंस। एथेंस यूनान की ही राजधानी है, एथेंस यूनान देश का ही एक शहर है। ठीक है, तो वह जो है लोकतंत्र था वहाँ पे, यानी कि आज के जैसा, हाँ बिल्कुल आज के जैसा लोग चुनते थे अपना लीडर। कौन सा नगर राज्य सैन्य शक्ति के लिए प्रसिद्ध था, तो स्पार्टा जो है सैन्य शक्ति के लिए बहुत फेमस था, स्पार्टा। ठीक है, आगे देख लेते हैं। क्वेश्चन आ जाता है हमारा पर्सियन युद्ध। पारसी जो लोग हैं, पारसी लोगों का युद्ध होता था पर्सियन, पारसी धर्म के लोगों को पर्सियन कहा जाता है। तो पर्सियन युद्ध किसके बीच में हुआ था, यूनान और फारस के बीच में पर्सियन युद्ध हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट अगला आ जाता है हमारा यहाँ पे क्या, तो पेलोनो, अरे यार इतना बड़ा नाम है ना, पेलोपोनेशियन युद्ध का क्या था, तो ये युद्ध क्या था, पेलोपोनेशियन युद्ध एथेंस और स्पार्टा के बीच में, इन दोनों देशों के बीच में जो है एक युद्ध होता है, इसी को पेलोपोनेशियन युद्ध कहा जाता है। पेलोपोनेशियन युद्ध, सॉरी पेलोपोनेशियन युद्ध। ठीक है, नेक्स्ट अगला आ जाता है हमारा यहाँ पे क्वेश्चन है नेक्स्ट कि पेरिक्लीज कौन सा था, तो पेरिक्लीज एथेंस का नेता था। कौन था पेरिक्लीज, एथेंस का एक लीडर था। एथेंस मतलब यूनान देश का एक लीडर था, बिल्कुल यूनान देश का एक लीडर था। ठीक है, पेरिक्लीज। अगला आ जाता है पेरिक्लीज युग की मुख्य विशेषता क्या थी, सांस्कृतिक विशेषता थी इस युग की। अगला आ जाता है रोमन गणराज्य क्या था, तो रोमन जो साम्राज्य था वहाँ पे जनतांत्रिक शासन चलता था, मतलब लोकतंत्र का शासन चलता था। शासन दो प्रकार का होता है, एक होता है लोकतंत्र, एक होता है राजतंत्र। ठीक है, रोमन कानून किसके लिए प्रसिद्ध है, तो रोमन का जो कानून है न्याय व्यवस्था के लिए प्रसिद्ध है। ओके, नेक्स्ट अगला आ जाता है, सॉरी, रोम का विस्तार कैसे हुआ, तो विजय के माध्यम से रोम साम्राज्य जो है विजय करता गया और अपने देश की सीमा को बढ़ाता गया। ठीक है, रोमन साम्राज्य। ठीक है, अच्छा रोम किस देश में है, तो इटली की राजधानी है रोम। कहाँ की, इटली, हाँ इटली की राजधानी है रोम। रोम का जो साम्राज्य काल है वो क्या है, तो सम्राटों का शासन काल को ही वहाँ पे रोम साम्राज्य काल कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट ईसाई धर्म के संस्थापक कौन थे, तो किन्हें कहा जाता है, ईसा मसीह को ईसाई धर्म के संस्थापक के रूप में जाना जाता है। ठीक है, ईसाई धर्म कहाँ प्रारंभ होता है, तो रोमन साम्राज्य में शुरू होता है ईसाई धर्म। ओके, नेक्स्ट अगला जाता है पश्चिमी रोमन साम्राज्य के पतन का मुख्य कारण क्या था, तो पश्चिम में रोमन साम्राज्य के पतन का सबसे मुख्य कारण क्या था, आक्रमण और कमजोरी। ठीक है, रोमन साम्राज्य के पतन हो गया कि आक्रमण होते गया, ठीक, रोमन साम्राज्य पे, और फिर धीरे धीरे रोमन साम्राज्य कमज़ोर पड़ता गया और इस तरह से रोमन साम्राज्य पूरा ख़त्म हो जाता है, पतन हो जाता है, मतलब समाप्त हो जाता है। ठीक है, इस्लाम धर्म के संस्थापक कौन थे, वही क्वेश्चन है फिर से, तो ईसा मसीह या यीशु मसीह जो बोलिएगा। ठीक है, यही जो है रोम साम्राज्य इस्लाम, सॉरी सॉरी सॉरी, वो तो ईसाई धर्म क्या हो गया ना, इस्लाम धर्म के पैगंबर मोहम्मद हजरत साहब। ठीक है, पैगंबर मोहम्मद हजरत साहब को इस्लाम धर्म का संस्थापक कहा जाता है। ठीक है, इस्लाम धर्म कहाँ प्रारंभ हुआ, तो मक्का मदीना, आपने नाम सुना होगा, तो मक्का में ये शुरू होता है। ठीक है, मक्का में शुरू होता है, मक्का मदीना। नेक्स्ट अगला जाता है इस्लाम का पवित्र ग्रंथ क्या है, तो कुरान शरीफ इस्लाम धर्म का पवित्र ग्रंथ है। ठीक है, और ईसाई धर्म का है बाइबल। हिंदू धर्म का कौन सा है, तो हिंदू धर्म में बहुत सारा है, जैसे कि रामायण, महाभारत। ठीक है, सिख धर्म का गुरु ग्रंथ साहिबा है। ओके, नेक्स्ट अरब सभ्यता का योगदान क्या था, तो अरब सभ्यता ने हमें विज्ञान और गणित के बारे में बहुत चीज़ें दी हैं। ठीक है, अंतिम क्वेश्चन है इस्लाम के प्रसार में क्या सहायक है, तो व्यापार जो है इस्लाम धर्म का प्रचार करने में सबसे बड़ा कारण माना जाता है, व्यापार और युद्ध का विजय। ओके,
अब चलिए क्वेश्चन करते जाते हैं। तो सबसे पहले वर्ल्ड सिविलाइजेशन से शुरू करते हैं क्वेश्चन। देखिए ये 49 पेज का पीडीएफ है, कितना 49 पेज का पीडीएफ है, 49 पेज का। और इसमें जो है आपको क्वेश्चन हिंदी इंग्लिश दोनों में मिलेगा और आंसर केवल हिंदी भाषा में मिलेगा, क्योंकि 95% स्टूडेंट जो होते हैं वो बीए के वो हिंदी मीडियम के ही होते हैं। एक समय 5 गो स्टूडेंट वैसा होता है जो कि इंग्लिश में लिखता है, शायद 5 भी मैं ज़्यादा बोलते रहा हूँ ना। नेक्स्ट, तो क्वेश्चन क्या है, मिस्र सभ्यता के राजनीतिक विकास, ठीक है, कि मिस्र का जो सभ्यता है वहाँ पे राजनीतिक विकास कैसा हुआ, कला का विकास कैसा हुआ, वास्तुकला का विकास कैसा हुआ और धर्म का विस्तार कैसे हुआ, ये बताना है। ठीक है, डिस्क्राइब द पॉलिटिकल डेवलपमेंट, आर्ट, आर्किटेक्चर एंड रिलीजन ऑफ इजिप्ट, या इजिप्ट को इजिप्टियन बोलते हैं। ठीक है, सिविलाइजेशन। तो सबसे पहले यहाँ पे आपको प्रचार थोड़ा सा परिचय देना है। ठीक है, कि मिस्र की सभ्यता विश्व की सबसे प्राचीन और उन्नत सभ्यताओं में से एक है। ऐसा नहीं कि यही सबसे विश्व की प्राचीन है, नहीं, ये विश्व की बहुत सारे पुरानी सभ्यताओं में से एक है जो नील नदी के किनारे विकसित हुई, क्योंकि प्राचीन समय में आदमी नदी के किनारे रहता था ताकि खेती में आसानी हो। ठीक है, जल आसानी से मिल जाए। तो मिस्र का जीवन, मिस्र नदी को जो है मिस्र का जीवन कहा जाता है। नील नदी को क्या कहा जाता है, मिस्र का जीवन, या नील नदी को ही मिस्र की देन, नील नदी की देन किस देश को कहा जाता है, मिस्र को। ठीक है, मतलब मिस्र का जीवन नील नदी है। जैसे कि भारत का जीवन क्या था, पहले सिंधु नदी, बाद में गंगा के किनारे हम लोगों ने वैसा, पहले हम लोगों ने सिंधु नदी के किनारे वैसा था, इसलिए सिंधु घाटी की सभ्यता कहा जाता है। ठीक है, क्योंकि इसी के कारण यहाँ कृषि, व्यापार, जीवन संभव हुआ। ठीक है, यह सभ्यता लगभग 3000 वर्ष पूर्व से विकसित हुई और हजारों वर्षों तक अपनी विशिष्ट पहचान बनाए रखी। इस सभ्यता अपनी मजबूत राजनीतिक व्यवस्था था इनमें एक, ठीक है, इनमें कला का भी बहुत अच्छा अनुभव था। भव्य वास्तुकला, वास्तुकला जो है घर को निर्माण करने का तकनीक होता है। ठीक है, तो इन लोग घर निर्माण करने भी बहुत अच्छे से जानते थे। और गहरी धार्मिक आस्था थी, इसलिए मिस्र की सभ्यता पूरे विश्व में प्रसिद्ध हो गई। फिर यहाँ पे आपको राजनीतिक कारण बताना है। ठीक, फिर आपको आर्ट यानी कि कला के बारे में बताना है। फिर आपको वास्तुकला के बारे में बताना है, वास्तुकला को आर्किटेक्चर बोलते हैं। और विश्व का सबसे फेमस आर्किटेक्चर इनमें से एक आ जाता है, मतलब फेमस में से एक क्या, तो मिस्र की पिरामिड। आपने देखा होगा मिस्र का पिरामिड। ठीक, यहाँ का एक वास्तुकला है। और पिरामिड के अंदर क्या करते थे कि मम्मी को दफन क्या करते थे। मम्मी मतलब वो माँ नहीं, मृत व्यक्ति का जो शव होता है उसको कपड़ा से बांध के लपेट के, ये कपड़ा है, इस व्यक्ति के शव को कपड़ा से लपेट के इसके ऊपर हम लोग क्या बनाएंगे, पिरामिड, तो इसी को मम्मी बोलते हैं। ठीक है, मृत व्यक्ति के शव को अगर आप कपड़ा से बांध के उसके ऊपर पिरामिड बनाते हैं तो उसको मम्मी कहा जाता है। ठीक है, आप यूट्यूब पे सर्च कीजिएगा कि मम्मी क्या होता है, इजिप्टियन सिविलाइजेशन में मम्मी क्या है। ठीक है, या मिस्र की सभ्यता में मम्मी क्या है, तो आपको देखने को मिलेगा। आप डर जाएंगे, ऐसा ऐसा फिगर आएगा आप देखिएगा भी नहीं ना, रात का अगर देख रहे हैं ये वीडियो तो। धर्म, फिर धर्म के बारे में बताना है और लास्ट में निष्कर्ष बताना है। ठीक है, कि मिस्र की सभ्यता एक अत्यंत विकसित सभ्यता थी और विश्व भर में पूरा प्रसिद्ध हुई। ठीक है, संगठित सभ्यता थी जिसमें राजनीतिक व्यवस्था, कला, वास्तुकला, धर्म का अद्भुत समन्वय देखने को मिलता है। ठीक है, यह सभ्यता आज भी विश्व के लिए एक प्रेरणा का स्रोत बना हुआ है। ओके, अब दूसरा यहाँ पे आ जाता है मेसोपोटामिया की सभ्यता। तो मेसोपोटामिया सभ्यता में सुमेरियन और बेबीलियन, ठीक है, बेबीलोनियन, और यहाँ पे और एक आ जाता है, ठीक है, असीरियन समाज। इसमें धर्म, कानून, प्रशासन व्यवस्था, वास्तुकला, शिक्षा का किस तरह से डेवलप होता है, विकास होता है, इसके बारे में बताना है। ठीक है, एक ही क्वेश्चन में देखिए कई यहाँ पे चीज़ मिक्स किया गया है कि मेसोपोटामिया की सभ्यता में, अगर सिंपल पूछे कि मेसोपोटामिया की सभ्यता में धर्म, कानून व्यवस्था, वास्तुकला, शिक्षा का वर्णन करें, या फिर ये भी पूछ सकता है कि सुमेरियन या बेबीलोनियन सभ्यता में या अर्सिनियन समाज में धर्म, कानून, प्रशासन व्यवस्था के बारे में बताइए। किसी के बारे में भी पूछे तो आपको बताना है आंसर ये। ठीक है, यहाँ पे देखिए 3 क्वेश्चन बनाया जा सकता है, एक ये, एक सुमेरियन के नाम से, एक बेबीलोनियन के नाम से, और एक अर्सिनियन, 4 क्वेश्चन बनाया जा सकता है। ठीक है, चारों को एक साथ मर्ज करके इसको रेडी किया गया है।
तो मेसोपोटामिया की सभ्यता विश्व की सबसे प्राचीन सभ्यताओं में से एक है। ये वर्ड आप फेमस ये वर्ड है, इसको याद करके रख लीजिए कि मेसोपोटामिया की सभ्यता या मिस्र की सभ्यता, ठीक है, विश्व की सबसे प्राचीन सभ्यताओं में से एक है। किसी भी सभ्यता में आप ये वर्ड प्रयोग कर सकते हैं। कोई कोई वर्ड होता है ना कि हर व्यक्ति के पहले प्रयोग कर सकते हैं, इसी तरह से जैसे कि श्री, मिस्टर, ठीक है, श्रीमती, मिसेस, उसी तरह से ये कुछ कुछ वर्ड है जो आप हर सभ्यता में प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, कि ये सभ्यता विश्व की सबसे प्राचीन सभ्यताओं में से एक है जो टिग्रिस और यूफ्रेटस नदियों के बीच में विकसित हुई। और जितनी भी विश्व की सभ्यताएं कहीं ना कहीं किसी न किसी नदी के किनारे ही विकसित होगा। रीजन क्या है? खेती। मेसोपोटामिया का अर्थ है दो नदियों के बीच की भूमि। तो मेसोपोटामिया का अर्थ क्या है? दो नदियों के बीच की भूमि। इस क्षेत्र में सुमेरियन, ठीक है, और बेबीलोनियन और अर्सीनियन सभ्यताओं का विकास हुआ, जिन्होंने मानव जीवन के विभिन्न क्षेत्र जैसे कि समाज, धर्म, कानून, प्रशासन, शिक्षा में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। ठीक है, जिसके कारण ये समाज विकास जल्दी किया। तो इसमें समाज के बारे में बताना है, धर्म के बारे में बताना है, कानून व्यवस्था के बारे में बताना है, ठीक है, प्रशासन व्यवस्था के बारे में बताना है, वास्तुकला के बारे में बताना है, शिक्षा व्यवस्था के बारे में बताना है। फिर लास्ट में निष्कर्ष बताइएगा कि मेसोपोटामिया की सभ्यता समाज, कानून व्यवस्था जितना भी है इन सब में बहुत ज़्यादा समाज का विकास किया और इस कारण ये पूरे विश्व में फेमस है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3, एथेंस, जिसको यूनान की राजधानी बोलते हैं एथेंस को, ठीक है, एथेंस और स्पार्टा की राजनीतिक, स्पार्टा एक देश है जो सैन्य शक्ति से बहुत ज़्यादा मजबूत था और इनके बीच में युद्ध होता है एथेंस और स्पार्टा के बीच में। एथेंस और स्पार्टा की राजनीतिक, सामाजिक एवं सैन्य विशेषताओं का विस्तार से वर्णन करना है। ठीक है, डिस्क्राइब द पॉलिटिकल, सोशल एंड मिलिट्री फीचर्स ऑफ एथेंस एंड स्पार्टा। ओके, एथेंस और स्पार्टा। देखिए, प्राचीन यूनान जो है अनेक गणराज्य, मतलब अनेक छोटे छोटे राज्य में फैला हुआ था। प्राचीन यूनान अनेक नगर राज्य थे, छोटे छोटे भागों में बटे हुए थे, जिनमें एथेंस और स्पार्टा सबसे प्रमुख है और शक्तिशाली थे। ठीक है, दोनों नगर राज्य की शासन व्यवस्था, समाज और राजनीतिक शैली एक दूसरे से बिल्कुल भिन्न थी। एथेंस जो है जहाँ लोकतंत्र चलता था, ठीक, शिक्षा संस्कृति के लिए प्रसिद्ध था, वहीं स्पार्टा जो है सैन्य शक्ति के लिए प्रसिद्ध था और अनुशासन के लिए जाना जाता था। ठीक है, अब दोनों के बीच में टकराव की स्थिति होती है जिसके कारण युद्ध भी होता है। फिर राजनीतिक कारण जानिएगा, सामाजिक कारण जानिएगा, सैन्य व्यवस्था के बारे में जानिएगा जो कि स्पार्टा फेमस है इसके लिए। फिर स्त्रियों की स्थिति के बारे में जानिएगा कि दोनों में स्त्रियों की स्थिति कहाँ पे अच्छी थी। तो स्पार्टा में महिलाओं की अधिक स्वतंत्रता थी और वे शारीरिक रूप से मजबूत बनाई गई थी। एथेंस में महिलाओं की स्थिति जो है सीमित थी और उनके घर जो है सीमित रखा करते थे, मतलब कि घरों के अंदर ही कामकाज में सिमट जाओ। ठीक है, चलिए पढ़िएगा, थोड़ा सा इंटरेस्ट भी आएगा, मज़ा भी आएगा। देखिए, मैं ज़्यादा पढ़ने नहीं देता हूँ, उतना ही पढ़िए जितना काम का है, फालतू का पढ़ के भी फायदा नहीं। ठीक है, वैसे भी आप लोग ज़्यादा नहीं पढ़ना चाहते हैं, मुझे मालूम है। रोमन साम्राज्य, ठीक है, या रोमन गणराज्य बोलिए। रोमन कानून और रोम के विस्तार का विस्तृत वर्णन कीजिए। तो देखिए यहाँ पे बोला गया इंग्लिश में कि डिस्क्राइब द रोमन रिपब्लिक। रिपब्लिक मतलब कि भाई रोम में राजतंत्र नहीं चलता था, बिल्कुल रोम में लोकतंत्र चलता था, लोग अपने नेता का चयन खुद करते थे। ओके, तो है कि रोमन सभ्यता विश्व की एक अत्यंत महत्वपूर्ण सभ्यता थी जिसमें राजनीतिक, प्रशासन, कानून के क्षेत्र में अमूल्य योगदान दिया। रोम में प्रारंभ में राजतंत्र था लेकिन बाद में गणराज्य की स्थापना हुई जिसने शासन व्यवस्था को नई दिशा दी। ओके, इसमें आप रोम साम्राज्य के बारे में बताएंगे, रोमन कानून के बारे में बताएंगे, रोम का विस्तार किस तरह से होता है, युद्ध लड़ लड़ के इस तरह से बताएंगे, प्रशासन व्यवस्था के बारे में बताना है, सेना की भूमिका बतानी है और लास्ट में निष्कर्ष बताना है। ओके, चलिए यूनिट 1 का अंतिम क्वेश्चन आ जाता है यहाँ पे कि ईसाई धर्म और इस्लाम धर्म के उदय एवं विस्तार के बारे में बताना है कि ईसाई धर्म का उदय किस तरह से होता है और इस्लाम धर्म का उदय किस तरह से होता है। ठीक है, तो सबसे पहले आ जाता है हमारा ईसाई धर्म। देखिए, ईसाई धर्म और इस्लाम धर्म विश्व के दो प्रमुख धर्म हैं जिनका उदय प्राचीन काल में हुआ और जो समय के साथ
विश्व के प्रसिद्ध भागों में फैल गए। इन धर्मों में मानव समाज, संस्कृति, सभ्यता पर गहरा प्रभाव डालता है। ठीक है। इसमें ईसाई धर्म का उदय के बारे में बात कीजिएगा तो ईसाई धर्म की स्थापना जो है, ईसाई धर्म की स्थापना ईसा मसीह के द्वारा की जाती है। ठीक। उन्होंने प्रेम, करुणा, समानता, क्षमा का संदेश दिया। प्रारंभ में यह धर्म रोमन साम्राज्य में फैला। ठीक है। और ईसाई धर्म का विस्तार फिर होता है तो ईसाई धर्म का प्रचार रोमन शासकों में समर्थन से हुआ और सम्राट कॉन्स्टेंटाइन के समय से इसे मान्यता मिल गई, जिससे यह तेजी से पूरे विश्व में फैल गया और आज विश्व का सबसे बड़ा धर्म है ईसाई धर्म। ठीक है। ईसाई धर्म, जिसको क्रिश्चियनिटी बोलते हैं, विश्व का सबसे बड़ा धर्म है। इस्लाम धर्म की स्थापना 7वीं सदी में मक्का में की गई। उन्होंने एकेश्वरवाद यानी कि ईश्वर एक है इस पे संदेश दिया। ठीक है। पैगंबर मोहम्मद हजरत साहब विशेष रूप से जाने जाते हैं। इस्लाम धर्म का विस्तार तेजी से हुआ, जिसका मुख्य कारण था व्यापार। ठीक है। और विजय मध्य एशिया, अफ्रीका, यूरोप के कई भागों में फैल गया। ठीक है। अरब के देशों में गणित, चिकित्सा पद्धति, साहित्य महत्वपूर्ण योगदान दिया। विश्व के पूरे भागों में इसको प्रचार किया गया, फैलाया गया। ठीक है। नेक्स्ट अब आता है यूनिट 2, जिसमें आपको वर्ल्ड सिविलाइजेशन का दूसरा भाग जानने को मिलेगा। मिस्र की सभ्यता की प्रमुख विशेषता क्या क्या है, इसमें आप पढ़िएगा। ठीक। जिसमें परिचय, मुख्य विशेषता में नील नदी का महत्व, केंद्रीकृत शासन व्यवस्था। ठीक है। उन्नत वास्तुकला, जिसमें पिरामिड के बारे में पढ़िएगा। धार्मिक विश्वास के बारे में पढ़िएगा। कला और चित्रकला के बारे में पढ़िएगा। और लास्ट में निष्कर्ष। देखिए एक एक करके मैं सभी को डिटेल में नहीं पढ़ा सकता, समझ सकते, क्योंकि एक एक करके कराऊंगा तो लगभग 4 घंटा पढ़ने में लगा पूरा पीडीएफ को। ठीक है। अगर आप पूरा पीडीएफ को एक बार पढ़ते हैं एक बैठान में तो 4 घंटा लग जाएगा। ठीक है। मिस्र सभ्यता में धर्म और परलोक संबंधी विश्वास, यानी कि भाई मरने के बाद क्या लेके आया है, धर्म कर लो, ठीक है, यही तब तुम्हारे साथ में जाएगा। तो इस तरह की वहाँ पर भी हमारे देश जैसा वहाँ पर भी चलता है। ठीक है। कि मिस्र की सभ्यता में धर्म का अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान है। उनके जीवन का हर कार्य धार्मिक मान्यता से जुड़ा हुआ है। ठीक है। मिस्रवासी कई देवताओं की पूजा करते हैं और मृत्यु के बाद जीवन में गहरा विश्वास रखते हैं। हम लोग भी बोलते हैं ना कि भाई अच्छा कर्म करोगे तो तुम्हें स्वर्ग मिलेगा, ठीक है, बुरा कर्म करोगे तो तुझे नर्क मिलेगा। इस्लाम धर्म में क्या बोलते हैं, ठीक है, जन्नत मिलेगा या फिर दोजख जाओगे। तो भाई मैं ऐसा मानता हूँ कि जन्नत और दोजख यहीं पे है, मतलब कि आपको स्वर्ग और नर्क यहीं पे है। मरने के बाद कुछ मिले या ना मिले, लेकिन जीते जी मिल जाएगा। अगर कुछ गलत काम करेंगे तो उसका फल भी मिलेगा, अच्छा काम करेंगे तो उसका फल भी मिलेगा। ठीक है। तो आप इसलिए ना करें कि आपको अगले जन्म में क्या मिलेगा, आप इसलिए करें क्योंकि आपको इस जन्म में क्या मिलने का। ठीक है। चलिए, परलोक में विश्वास। फिर मम्मीकरण की प्रक्रिया, तो मम्मी के बारे में अभी मैंने बताया क्या था ये, कि मृत शरीर को सुरक्षित रखने के लिए मम्मी बनाई जाती थी। यह एक जटिल प्रक्रिया थी जिसमें शरीर को पूरा कपड़ा से बांध दिया जाता था। ठीक है। पिरामिड और कब्र के बारे में पढ़िएगा। फिर इसमें कि जो राजा थे, राजा को वहाँ पे फारा कहा जाता है, राजाओं के लिए पिरामिड बनाए जाते थे, आम आदमी के लिए नहीं। जो वहाँ के राजा थे यानी कि जो फारा बोलते हैं वहाँ पे, ठीक है, फराओं थे, उनके लिए पिरामिड बना जाता था। उनके साथ आवश्यक वस्तुएं भी रखी जाती थी। ऐसा माना जाता था कि हो सकता है ये जीवित हो जाए। ठीक है। तो ये सारे उनके काम की चीज़ें उनके साथ रहेंगी। धार्मिक ग्रंथ, बुक ऑफ द डेड, ठीक है, जैसे ग्रंथों में परलोक से संबंधित जानकारी दी गई है। ओके। चलिए, मिस्र की सभ्यता का यहाँ पे जिक्र मिलेगा आपको। मेसोपोटामियन सभ्यता की सामाजिक आर्थिक व्यवस्था का विस्तार से वर्णन करना है कि किस तरह से मेसोपोटामिया की सभ्यता में सामाजिक संरचना थी। ठीक। परिवार की स्थिति कैसे थी, कृषि व्यवस्था कैसा था, व्यापार व्यवस्था कैसा था, उद्योग कैसे थे। ठीक है। और लास्ट में निष्कर्ष। नेक्स्ट अगला जाता है कि हम्मुराबी का जो विधि संहिता है, ठीक है, इसका क्या महत्व है। देखिए, हम्मुराबी बेबुलिन का एक महान कौन था, शासक था, और इनके नाम से ही पूरा का पूरा एक काल का नाम रखा गया है। ठीक है। तो हम्मुराबी बेबीलोन, सॉरी मैंने इसका नाम थोड़ा गलत बोलता हूँ। हम्मुराबी बेबीलोन का एक महान राजा था। ठीक है। जिसने लगभग 1750 ईस्वी पूर्व, ईस्वी पूर्व में एक महत्वपूर्ण कानून संहिता बनाई, किताब बनाया, कानून का एक किताब। ठीक है। इसे हम्मुराबी की विधि संहिता कहा जाता है या हम्मुराबी की किताब कही जाती है। ठीक है। यह विश्व के सबसे
प्राचीन लिखित कानून व्यवस्थाओं में से एक है। ठीक है, भारत में भी एक बहुत पुराना कानून व्यवस्था जिसको मनुस्मृति कहा जाता है, जो मनु महाराज के द्वारा लिखी गई थी। ठीक है, इस संहिता में समाज न्याय व्यवस्था कैसी चलेगी ये सब यहाँ पे जिक्र किया हुआ मिलता है इस किताब में। ठीक है, लिखित कानून की व्यवस्था मिलती है इसमें, न्याय संहिता के बारे में मिलता है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे न्याय व्यवस्था अगर आप पढ़िएगा तो आपको पढ़ने को मिलेगा कि इस संहिता में मुख्य सिद्धांत था आँख के बदले आँख, दांत के बदले दांत। ठीक है, इसका उद्देश्य अपराध के अनुसार आपको दंड देना होगा, ना तो उससे ज़्यादा ना ही उससे कम। ठीक है, जिससे समाज में भय और अनुशासन बना रहे। ओके, फिर सामाजिक वर्गों के अनुसार यहाँ पे कानून बनाया गया था, अलग अलग दंड था उनके लिए। परिवार और संपत्ति से संबंधित कानून था, प्रशासन पर नियंत्रण था और महत्व था। ओके, नेक्स्ट अगला जाता है हमारे यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5। इसमें क्या पूछा गया है, मेसोपोटामिया सभ्यता की वास्तुकला, ठीक है, शिक्षा और प्रशासन का विस्तृत वर्णन मिलता है। ठीक है, डिस्क्राइब द आर्किटेक्चर, एजुकेशन एंड एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन। समझ गए बात को? बिल्कुल। तो यहाँ पे वास्तुकला के बारे में बताना है, शिक्षा प्रणाली के बारे में बताना है, प्रशासन के बारे में बताना है। एक ही चीज़ को जो है हर एक क्वेश्चन में आप अप्लाई कर सकते हैं। नोट्स अगर आप रेडी कर लेते हैं 2-3 क्वेश्चन का तो आपका सेम उसी टाइप से नोट्स बनेगा। ओके, नेक्स्ट आगे देख लेते हैं। होमर युग की प्रमुख विशेषताओं का वर्णन करना है। यहाँ पे कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन दिए गए हैं। ओके, नेक्स्ट एथेंस की राजनीतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक विशेषताओं के बारे में बताना है। आप बोलिएगा क्वेश्चन रिपीटेड है, क्वेश्चन ही नहीं पूरा का पूरा 5 क्वेश्चन रिपीटेड है। स्पार्टा की सामाजिक राजनीतिक व्यवस्था के बारे में बताना है। ओके, ये एक यूनिट जो है रिपीटेड हो गया है। पर्सियन युद्ध जो है जिसको आप ये वर्ड ही थोड़ा अजीब है ना, पेलोपोनेसियन युद्ध के कारण क्या था, क्यों स्पार्टा और यूनान के बीच में युद्ध होता है, मतलब एथेंस के बीच में युद्ध होता है। ठीक है, जो कि बहुत ही दोनों अपने आप में मतलब डेवलप सिविलाइजेशन थे। ठीक है, विकसित था। नेक्स्ट आ जाता है कि पेरिक्लीज युग की प्रमुख विशेषता क्या क्या है ये बताना है। तो देखिए, पेरिक्लीज युग जो है प्राचीन यूनान का एक ऐतिहासिक और गोल्डन पीरियड बोला जाता है, स्वर्णिम काल माना जाता है। लगभग 5वीं शताब्दी ईस्वी पूर्व में एथेंस में विकसित हुआ और इस काल में एथेंस में राजनीतिक, कला, ठीक है, साहित्य, दर्शन के क्षेत्र में अत्यधिक प्रगति की। ठीक है, इसका कारण था लोकतंत्र का विकास, सांस्कृतिक विकास, वास्तुकला, शिक्षा, दर्शन, आर्थिक और सैन्य शक्ति। ओके, अब आ जाता है यूनिट 3। क्वेश्चन है यहाँ पे हमारा, रोमन जो साम्राज्य था या गणराज्य की प्रमुख विशेषता क्या है। ये क्वेश्चन बोलिएगा तो 2-3 बार रिपीटेड हो गया, बिल्कुल, लेकिन हर बार थोड़ा सा आपको अलग देखने को मिलेगा। जैसे कि यहाँ पे देखिए, सामाजिक व्यवस्था, राजनीतिक व्यवस्था नहीं है, यहाँ पे आपको जो है सीनेट के बारे में बताया जा रहा है। सीनेट एक यानी कि हम लोग को जो सांसद बोलते हैं ना, उसी टाइप से। कौंसल के बारे में बताया जा रहा है। जनसभा यानी कि असेंबली के बारे में बताया जा रहा है, जैसे लोकसभा, राज्यसभा है, वहाँ पे जनसभा होता था। वर्ग संघर्ष, क्लास स्ट्रगल के बारे में बताया जाएगा। शक्तियों का संतुलन के बारे में बताया जाएगा। ओके, यहाँ पे आ जाता है हमारा रोमन कानून की विशेषता एवं महत्व का विस्तार से बताना है कि रोमन कानून क्या था, उनकी क्या विशेषताएं थी और इनका क्या महत्व है। ओके, इसमें 12 तालिकाओं के बारे में पढ़ना है। ठीक है, समानता का सिद्धांत के बारे में पढ़ना है, फिर न्यायिक प्रक्रिया के बारे में पढ़ना है, निजी और सार्वजनिक कानून के बारे में पढ़ना है और महत्व और लास्ट में निष्कर्ष। इतना चीज। अगला जाता है रोम के विस्तार के कारण, क्यों रोमन साम्राज्य इतना ज़्यादा फैल गया। ठीक है, इसका क्या कारण था और जब फैल गया तो क्या परिणाम हुआ। तो देखिए, विस्तार के बहुत सारे कारण हैं, जैसे कि सैनिक में अच्छी ट्रेनिंग दी गई सैनिकों को, जिसके कारण ये युद्ध जीतते थे और अपने सीमा का विस्तार करते थे। राजनीतिक महत्वाकांक्षा थी इनके राजाओं के बीच में। आर्थिक कारण भी था। परिणाम सकारात्मक हुआ और नकारात्मक भी हुआ। क्या सकारात्मक है क्या नकारात्मक है पढ़ लीजिएगा। अब आता है यूनिट 4। इसमें हमारा ईसाई धर्म का उदय, ईसाई धर्म का उदय किस तरह से होता है, विकास किस तरह से होता है, ये बताना है। देखिए, ईसाई धर्म आज विश्व का सबसे बड़ा धर्म है, विश्व का सबसे बड़ा धर्म। ठीक है, और प्रमुख धर्मों में से एक है, जिसकी स्थापना यीशु मसीह ने की थी। इसका उदय 1ली शताब्दी ईस्वी में रोमन साम्राज्य के अंतर्गत हुआ। यह धर्म प्रेम, करुणा, क्षमा, समानता के सिद्धांत पर आधारित है।
ठीक है, प्रारंभ में इसे बहुत विरोध का सामना करना पड़ा। इवन यीशु मसीह को भी सूली में टांग दिया गया था। ठीक है, और वो बोल रहे थे कि हे ईश्वर, इनको नहीं मालूम है कि ये क्या कर रहे हैं। ठीक है, इनको इनकी गलती की जो सज़ा है इन्हें मत देना। ठीक है, अगर आप यीशु मसीह को देखे होंगे सूली वाला, तो तेजी से फैल गया। यह विश्व के प्रमुख धर्मों में से एक माना जाता है और यीशु मसीह को भगवान का बेटा कहा जाता है। ठीक है, उदय का प्रमुख कारण यहाँ पे जानिएगा। ईसा मसीह की क्या क्या शिक्षाएं हैं। ठीक है, तो इसमें देखिए ईसा मसीह की प्रमुख शिक्षा आ जाता है कि ईसा मसीह ने सिखाया कि सभी मनुष्य समान हैं और एक दूसरे से प्रेम करना चाहिए। उन्हें क्षमा, दया और अहिंसा का संदेश दिया। उनकी शिक्षाएं सरल और जन सामान्य के लिए समझने योग्य थी। ओके, प्रारंभिक कठिनाई, विस्तार और विकास, प्रभाव और लास्ट में निष्कर्ष बताना है। पश्चिमी रोमन साम्राज्य के पतन के कारणों का विस्तृत वर्णन करें कि पश्चिमी जो हमारा रोमन साम्राज्य, इसका पतन कैसे हो गया और इसका विस्तार से आपको एक्सप्लेन करके बताना है। ओके, तो यहाँ पे आ जाता है राजनीतिक अस्थिरता थी, आर्थिक संकट था, सैन्य कमजोरी था। ठीक है, बाहरी आक्रमण, प्रशासनिक समस्याएं, ये सारी चीज़ें यहाँ पे आपको देखने को मिलती हैं। इस्लाम धर्म के जन्म और विस्तार का विस्तृत वर्णन करें। ठीक है, तो यहाँ पे जन्म का कारण बताना है, मुख्य शिक्षाएं बतानी है, प्रारंभिक संघर्ष बताना है, विस्तार, प्रभाव और निष्कर्ष। नेक्स्ट, अरब सभ्यता के योगदान का विस्तार से वर्णन कीजिए। तो अरब सभ्यता विज्ञान में योगदान दिया। ठीक, गणित में जीरो का खोज किया, चिकित्सा क्षेत्र और साहित्य की शिक्षा। फिर आ जाता है व्यापार और संस्कृति और लास्ट में निष्कर्ष। ठीक है, ये यूनिट 1 आपका यहाँ पे आपका मेजर पेपर 1 कंप्लीट हो जाता है। अब रेस्ट कीजिए आप लोग भी 5 मिनट, उसके बाद फिर क्लास लीजिएगा। आपका आँख भी देख देख के थक जाता है, आधा घंटा के बाद आपको रेस्ट लेना चाहिए। 5 मिनट मैं भी रेस्ट लेता हूँ, उसके बाद आपका फिर क्लास 2 शुरू करूँगा। ठीक है, मेजर 3। देखिए, मैं आप लोग को गैप ले लेके पढ़ने बोलता हूँ कि 10 मिनट का गैप लीजिए। ठीक है, इससे क्या होगा, आपका माइंड फ्रेश होगा, आँख को रिलैक्स मिलेगा और आपका पेपर अलग अलग क्या है वो पता चल पाएगा। एक वीडियो को मैं एक ही वीडियो में कंबाइन करके दे रहा हूँ, मुझे ज़्यादा मेहनत ना करना पड़े। ठीक है, और आप लोग को भी अलग अलग वीडियो खोजना ना पड़े। आज बहुत ज़्यादा तालाब में तैर दिया हूँ ना, ठीक है, तो उस कारण मेरा हाथ दर्द कर रहा था। वो तैरने वाला नहीं होता, ऐसा ऐसा वाला पकड़ा के, ठीक है, तो वो वाला तैर रहा था। आप लोग भी तालाब में अगर घर में नहाते हैं तो नहाइए, लेकिन तालाब में कम से कम सप्ताह में 1 दिन नहाइए। आप में से बहुत से लोग ऐसे होंगे कि आपको तैरना भी नहीं आता होगा ना। तैरना सीख लीजिए। छोटा तालाब जहाँ पे पानी कम है वहाँ पे जाकर तैरने का प्रैक्टिस कीजिए। चलिए शुरू करते हैं क्लास। तो मेजर पेपर 3, ठीक है, इसमें क्या पढ़ना है मेजर पेपर 3 में। अच्छा, ऐप के बारे में बता देते हैं, उसके बाद इसको शुरू। तो ये है ज्ञान सागर ऐप को इंस्टॉल कर लीजिएगा। इंस्टॉल करने के बाद आपका ऐप इस तरह से ओपन हो जाएगा। ठीक है, ऐसा आ जाएगा इंटरफेस। आपको क्लिक करना है यहाँ पे क्रिएट एन अकाउंट पे, इस पर क्लिक करेंगे। जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो आपका नाम और फ़ोन नंबर देने का आएगा। नाम और फ़ोन नंबर दीजिएगा और इस पर क्लिक कीजिएगा फिर से क्रिएट एन अकाउंट पे। इस पर क्लिक करेंगे, आपके मोबाइल पे OTP आएगा, OTP दिलिएगा। इस तरह से ऐप ओपन हो जाएगा। ओपन हो जाएगा। अब आपको यहाँ पे ऑल कोर्स में क्लिक करना है। कहाँ पे क्लिक कीजिएगा? ऑल कोर्स में। जैसे आप इस पर क्लिक कीजिएगा, ठीक है, तो आपके सामने इस तरह से कोर्स आ जाएगा। झारखंड जॉब कोर्स, SKMU, रांची यूनिवर्सिटी और लास्ट में आएगा कोल्हान यूनिवर्सिटी। इसका दाम 60 रुपये लिखा गया है, बट यहाँ पे आपको ये कोर्स मैंने घटा दिया है इसका दाम। अभी इसका दाम 35 रुपया कर दिया है, ठीक है, लेकिन बहुत ही जल्द मैं इसका दाम 60 रुपया कर दूंगा फिर से। और इसमें क्या मिलेगा? तो 4 साल तक ये कोर्स आप कितने टाइम के लिए मिलेगा? 4 साल, 4 ईयर के लिए मिलेगा, 4 साल के लिए। सेमेस्टर 1 से लेकर सेमेस्टर 8 तक का इसमें नोट्स दिया जाएगा आपको, ठीक है, 35 रुपया में। हाँ, 35 रुपया में 4 साल तक। और यहाँ पे आप जो डाउनलोड भी कर सकते हैं। इस तरह से जो भी सेमेस्टर का चाहिए वो सेमेस्टर पे क्लिक करेंगे और फिर एक वो तीर का निशान रहेगा, उस पर आप डाउनलोड भी कर सकते हैं। ओके, चलिए, ऐप का लिंक वीडियो का डिस्क्रिप्शन में है और प्ले स्टोर में भी अगर आप सर्च कीजिएगा ज्ञान सागर तो मिल जाएगा। देखिए, बहुत ही सस्ता रेट रखा है ताकि हर कोई इसे खरीद सके। और जो लोग फ़ोनपे वगैरह नहीं चलाते हैं, फ़ोनपे गूगल पे नहीं चलाते हैं, वो लोग क्या कीजिएगा, वो लोग हमको इस नंबर पर कॉन्टेक्ट कीजिएगा। नंबर नोट कर लीजिए, इस नंबर पर व्हाट्सएप कीजिएगा, बोलिएगा इंस्टॉल करके आप अपना मोबाइल नंबर सेंड कर दीजिएगा और बोल दीजिएगा कि हम भैया मैं कोल्हान यूनिवर्सिटी से हूँ, ठीक है, मुझे ज्ञान सागर का कोर्स चाहिए।
तो मैं QR कोड भेज दूंगा, आप किसी के भी मोबाइल से सेंड कर दीजिएगा, मैं आपको एक्सेस दे दूंगा। 8986 नंबर नोट कर लीजिएगा, ठीक है। जो लोग फ़ोन पे गूगल पे नहीं चलाते हैं, फ़ोनपे, गूगल पे, UPI, पेटीएम, भीम, सब का ऑप्शन रहेगा, अमेजन पे, ठीक है। इस नंबर पे आप लोग दे दीजिएगा, जो लोग फ़ोनपे नहीं चलाते हैं। इंस्टॉल सबको करना है, इंस्टॉल फ्री है, ठीक है। मतलब फ़ोनपे, गूगल पे का ज़रूरत नहीं होगा, कोर्स लेने के लिए आपको ज़रूरत होगा। और कोर्स का दाम कितना है? ओनली 35 रुपया 4 साल। अरे भाई 35 रुपया आदमी दो एक जगह खाने बैठता है ना, तो 35 रुपये से ज़्यादा खाता है। इतना सस्ता में मैं कोर्स दे रहा हूँ आपको। सब चीज़ मिलेगा एक जगह पे, कोल्हान यूनिवर्सिटी का। आपको समझ रहे हैं, सिलेबस मिल जा रहा है, नोट्स मिल जा रहा है, और एगो सेमेस्टर का नहीं, और एगो सब्जेक्ट का नहीं, पूरे का पूरे सेमेस्टर का, पूरे के पूरे ग्रेजुएशन का, सिर्फ 35 रुपया में, ठीक है। चलिए, यही चीज़ अगर आपका 5000 रुपया होता ना, तब आपको पता चलता कि क्या होता है कोर्स, ठीक है। तो यहाँ पे डिपार्टमेंट ऑफ हिस्ट्री, इसमें क्या पढ़ना है आपको मेजर पेपर 3 में? तो मेजर पेपर 3 में पढ़ना है आपको ये, क्या है पेपर का नाम है यहाँ पे हिस्ट्री ऑफ इंडिया। हिस्ट्री ऑफ इंडिया फ्रॉम अर्लीस्ट टाइम टू 300 BCE, यानी कि समय की शुरुआत से 300 ईस्वी तक का इतिहास 300 ईस्वी पूर्व तक का, सॉरी, ठीक है। इसमें क्या पढ़ना है? तो यहाँ पे पढ़ना है आपको समय की शुरुआत में सोर्स, ठीक है। इतिहास जानने के सोर्स कौन कौन से हैं, ठीक। भारत इतिहास जानने के स्रोत। फिर यहाँ पे आपको जानना है क्या? तो ये किसी का नाम है, ठीक है। यहाँ पे वैदिक सभ्यता के बारे में जानना है आपको, ऋग्वैदिक सभ्यता, ठीक है, पूर्व वैदिक सभ्यता, उत्तर वैदिक सभ्यता, इन सब के बारे में जानना है। वैदिक सभ्यता के बाद आ जाता है हमारा यूनिट 3, जिसमें आपको पढ़ना है क्या? इंडिया फ्रॉम 6th सेंचुरी, यानी कि 6ठी शताब्दी से लेकर के कब तक का? तो 4th सेंचुरी, तीसरी से लेकर के 6ठी शताब्दी तक का इतिहास। ओके, इतना चीज़ पढ़ना है। चलिए एक एक करके जानते हैं। पहले हम लोग 1 मार्क्स वाले क्वेश्चन आंसर करेंगे, ठीक है। तो इसमें पहला क्वेश्चन आ जाता है हमारा यहाँ पे क्या, कि प्राचीन भारतीय इतिहास का प्रमुख स्रोत क्या है? तो पुरातात्विक स्रोत। प्राचीन भारतीय इतिहास का प्रमुख स्रोत क्या है? पुरातत्व। पुरातत्व क्या होता है? जिसको देख के हम लोग, कोई सिक्का हो गया, कोई धातु हो गया, उसको देख के हम लोग इतिहास का पता लगाते हैं, ठीक है। सिक्का हो गया, कुछ धातु वगैरह हो गया, कुछ ईंट वगैरह हो गया, ठीक है। नेक्स्ट, उसको पुरातत्व बोलते हैं। कोई भौतिक वस्तु होती है, ठीक है। अभिलेख शास्त्र, जिसके अध्ययन से हम लोग इतिहास का पता लगाते हैं। अभिलेख किसको बोलते हैं? मान लीजिए किसी पत्थर में लिखा हुआ मिल जाता है, तो उसको हम लोग अभिलेख मिलते हैं। होता है ना कि बहुत बार प्राचीन काल में पत्थरों पे आदमी लिखता था, ठीक है, तो उसको अभिलेख बोलेंगे। फिर मुद्रा शास्त्र किससे संबंधित है? ठीक है, न्यूमेस्टिक्स जिसको बोलते हैं, ये सिक्कों का अध्ययन को मुद्रा शास्त्र कहा जाता है, ठीक है, स्टडी ऑफ कॉइन्स। नेक्स्ट, पाषाण काल, पूरा पाषाण काल किस नाम से जाना जाता है? तो पूरा पाषाण काल किस नाम से जाना जाता है? प्राचीन पत्थर युग के नाम से जाना जाता है। 3 गो युग है, पूरा पाषाण, मध्य पाषाण, नव पाषाण, और एक है ताम्र पाषाण भी, ठीक है। नेक्स्ट, मध्य पाषाण काल को किस नाम से जाना जाता है? तो मध्य पत्थर का युग कहा जाता है। और एक आता है नव पाषाण। नव पाषाण में कृषि की शुरुआत होती है, आग की खोज होती है, पहिए का आविष्कार होता है, ठीक है। फिर आ जाता है ताम्र पाषाण काल। तो तांबा पत्थर का युग, जिस समय मनुष्यों ने करना सीख लिया, उसको ताम्र पाषाण युग कहा जाता है, ठीक है। पाषाण मतलब होता है पत्थर, ठीक है, पत्थर का पर्यायवाची शब्द है पाषाण। सिंधु सभ्यता कब विकसित होती है? तो लगभग 2500 ईस्वी पूर्व में सिंधु घाटी की सभ्यता विकसित होती है, ठीक है, जिसको हड़प्पा की सभ्यता भी कहा जाता है और सिंधु घाटी की सभ्यता भी कही जाती है। अगला जाता है सिंधु सभ्यता का प्रमुख नगर कौन सा है? तो हड़प्पा जो है सिंधु सभ्यता का प्रमुख नगर है, ठीक है। नेक्स्ट, अगला जाता है, अच्छा, सिंधु घाटी की सभ्यता को हड़प्पा की सभ्यता क्यों कहा जाता है? अगर आपने 12th पढ़ा होगा तो आपको मालूम होगा, क्योंकि पहले हड़प्पा नाम के स्थान को खोजा गया था 1921-22 में, जब भारत में रेलवे लाइन बिछाया जा रहा था, तब पता चला कि अरे बेटा, नीचे में तो यहाँ पे पूरा का पूरा गांव बसा है, ठीक है। फिर उसकी छानबीन की गई, खोज की गई, तब पता चला कि नहीं, आज से 1700 से 2500 ईस्वी पूर्व यहाँ पे एक सभ्यता थी। क्योंकि यह सिंधु नदी के किनारे था, इसलिए इसको सिंधु घाटी की सभ्यता कहा जाता है।
इंग्लिश में इंडस वैली सिविलाइजेशन कहा जाता है। ठीक है। सिंधु नगर योजना की मुख्य विशेषता क्या थी? तो सुव्यवस्थित सड़क थे। ठीक है, आज जैसा सड़क है उस टाइम पे भी वैसा ही सड़क था। नली जो था बहुत ढका हुआ था। ठीक है। वैदिक ज्ञान, अब दूसरा यूनिट है वैदिक पीरियड। वैदिक पीरियड में क्या होता है कि वैदिक ज्ञान का मुख्य उद्देश्य या स्रोत क्या था? तो वेद। ठीक है, 4 गो वेद, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। ठीक है। प्रारंभिक वैदिक समाज किस पर आधारित थी? तो जनजातीय व्यवस्था पर आधारित थी और कृषि और पशुपालन इन लोगों का क्या था? प्रमुख पेशा था। पशुपालन में इन लोग खास तौर पे गाय को पाला करते थे, गाय और बैल। ठीक है, और खेती किया करते थे। नेक्स्ट आता है हमारा वैदिक परिवार का मुखिया कौन था? तो गृहपति वैदिक परिवार का मुखिया कहलाता था। अगला जाता है सभा और समिति का क्या? सभा और समिति क्या थी? तो राजनीतिक संस्थाएं थी सभा और समिति। ओके। नेक्स्ट अगला जाता है हमारा वैदिक लोगों का मुख्य धर्म क्या था? तो प्रकृति की पूजा वैदिक लोगों का मुख्य धर्म था। ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है हमारा यहाँ पे कि पेंटेड ग्रे वेयर। ये जो है पेंटेड ग्रे किससे संबंधित है? तो ये लोह युग से संबंधित है। ठीक है। नेक्स्ट अगला जाता है NBPW किस काल से संबंधित है? तो ये जो है उत्तर वैदिक काल से संबंधित है। आगे इसके बारे में हम लोग और डिटेल में बात करेंगे। ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है वर्ण व्यवस्था। तो आपको मालूम है कि समाज 4 वर्णों में बटा हुआ था। सबसे ऊंचा स्थान था ब्राह्मण, उसके नीचे था क्षत्रिय, उसके नीचे था वैश्य और सबसे अंतिम में आते थे शूद्र। ठीक है, तो इसके बारे में बताना है कि सामाजिक विभाजन प्रणाली थी वर्ण व्यवस्था, जो कि 4 भागों में बटा हुआ था। वैदिक काल का मुख्य दर्शन क्या था? तो कर्म और धर्म वैदिक काल का मुख्य दर्शन था। जैन धर्म के संस्थापक कौन है? बताइए, बहुत इजी क्वेश्चन है। जैन धर्म के संस्थापक महावीर स्वामी होते हैं। ठीक है। बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन है? तो इसका भी आप लोग आंसर जानते हैं, कौन है? गौतम बुद्ध, सिद्धार्थ। ठीक है। बौद्ध धर्म की मुख्य शिक्षा क्या थी? मध्यम मार्ग। मध्यम मार्ग क्या होता है भैया? ना इतना कम पढ़ो कि फेल हो जाओ, ठीक है, ना इतना अधिक पढ़ो कि एकदम पढ़ते पढ़ते एकदम तनाव में आ जाओ। मिडिल पढ़ो यार, क्या दिक्कत है। ना तो इतना ज़्यादा खा लो कि एकदम वॉमिटिंग हो जाए या फिर बांध जाते लेटने जाते जाते थक जाओ। ठीक है, मिडिल खाओ। ठीक है, ना तो इतना ज़्यादा सो कि मतलब दिन में भी एकदम सो जाता है वो। ठीक है, और ना ही इतना कम सो कि एकदम सूखा के हड्डी हो जाओ। इसी को मध्यम मार्ग बोलते हैं, मिडिल। ठीक है, मध्यम में रहो ना यार, लिमिट में रहो। ठीक है। निर्वाण क्या है? तो मोक्ष की प्राप्ति को ही निर्वाण कहते हैं, मृत्यु को ही निर्वाण कहा जाता है। महाजनपद क्या है? तो बड़े राज्य। प्राचीन भारत में 16 गो महाजनपद था। कै गो? 16। ठीक है, जैसे कि मगध, अवंती, चेरी, वत्स। ठीक है, कांधार। नेक्स्ट अगला जाता है सबसे शक्तिशाली महाजनपद कौन था? मगध। वर्तमान जो मगध महाजनपद है बिहार और झारखंड में स्थित है। ठीक है, और मगध महाजनपद की राजधानी कहाँ थी? पाटलिपुत्र। ये पाटलिपुत्र यानी कि वर्तमान पटना। ठीक है, एक गाना है पटना की फुलझड़ी, मैंने चुटकी में तुझको। नेक्स्ट 6वीं शती ईसा पूर्व में नगरीकरण का कारण क्या था? तो व्यापार और कृषि नगरीकरण का प्रमुख कारण था। ठीक है, आजीवक कौन थे? तो धार्मिक संप्रदाय आजीवक थे। नेक्स्ट आ जाता है मगध साम्राज्यवाद क्या था? तो मगध का विस्तार था मगध साम्राज्यवाद। नेक्स्ट आ जाता है नगरीय जीवन की मुख्य विशेषता क्या थी? तो व्यापारिक गतिविधियां नगरीय जीवन की मुख्य विशेषता थी। ओके, अब यहाँ पे हम सबसे पहले जो है एक एक करके जानेंगे। ओके, लेकिन पहले हम लोग 5 क्वेश्चन जानते हैं पूरे सिलेबस से, मोस्ट इम्पोर्टेंट। ठीक है, ये 5 क्वेश्चन वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, उसके बाद यूनिट वाइज करेंगे। तो क्वेश्चन है प्राचीन भारत इतिहास के स्रोत का विस्तृत वर्णन करना है। यानी कि अगर आपको प्राचीन भारत का इतिहास जानना है तो आप क्या क्या पढ़िएगा, क्या क्या करिएगा। ठीक है, कहाँ से आपको इतिहास की जानकारी होगी? अगर आप प्राचीन भारत का इतिहास जानिएगा तो प्राचीन भारत का इतिहास कैसे जानिएगा? किताब पढ़िएगा या फिर कुछ वैसा बना हुआ चित्र देखिएगा। ठीक है, कुछ मंदिर मस्जिद या कुछ भी लिखा हुआ कुछ सिक्का वगैरह मिलेगा तो उसी से पता करिएगा ना। हाँ, तो इसी को बोलते हैं पुरातात्विक स्रोत, साहित्यिक स्रोत।
अब किसको बोलते हैं पुरातात्विक स्रोत, किसको बोलते हैं साहित्यिक स्रोत, ये जानते हैं हम लोग। ठीक है, देखिए प्राचीन भारत इतिहास जानने के विभिन्न प्रकार के स्रोत हैं, सहारा लिया जाता है। इसमें क्या है, चूँकि समय आधुनिक इतिहास लेखन की परंपरा नहीं थी, उस समय में क्या है कि किताब वगैरह उतना लिखा नहीं जाता था, किताब तो मिलता भी नहीं था। ठीक है, इसलिए हमें इतिहास की जानकारी पुरातात्विक, साहित्यिक और अन्य स्रोतों से प्राप्त होती है। पुरातात्विक स्रोत जब किसी मूर्ति, पत्थर, ठीक है, पैसा, कुछ ऐसा वस्तु जो इससे देख के पता चलता है, इन सब से जो हमें जानकारी मिलती है इतिहास की, तो उसको पुरातात्विक स्रोत बोलते हैं। ठीक है, जब हमें किताब पढ़ के जब इतिहास की जानकारी मिलती है, या पांडुलिपि कहा जाता था, उस समय जो है किताब नहीं था, ताड़ के पत्तों में लिखा जाता था। किसके, ताड़ के पत्तों में लिखा जाता था, जिसको पांडुलिपि कहा जाता था। ठीक है, तो ताड़ के पत्तों के पांडुलिपि से हमें इतिहास की जानकारी मिलती है। ये स्रोत हमें उस समय के सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक जीवन के बारे में जानकारी देते हैं। ठीक है, इसमें आप पुरातात्विक स्रोत, अभिलेखीय स्रोत, मुद्रा शास्त्र, ठीक है, साहित्यिक स्रोत और लास्ट में निष्कर्ष के बारे में बताते हैं। अब आगे जाता है प्रागैतिहासिक भारत या प्रागैतिहासिक काल का विस्तार से वर्णन करना है। तो देखिए प्रागैतिहास, ये क्या इतिहास है जी, प्रागैतिहास इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसको, तो देखिए इंग्लिश में बोलते हैं पाषाण काल। ठीक है, पाषाण काल, स्टोन एज को ही यहाँ पे पेरी हिस्टोरिक कल्चर बोलते हैं। इसको 3 भागों में बांटा जाता है, पाषाण काल, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल, और जो है एक ताम्र पाषाण काल भी कहा जाता है, जिसमें तांबा की खोज होती है। ठीक है, तो यहाँ पे पढ़िएगा पाषाण काल। पाषाण काल क्या होता है, सबसे प्राचीन काल, मनुष्य का सबसे प्राचीन, जब मनुष्य जंगल में रहता था, पत्ते वगैरह पहना करता था, पेड़ों में सोता था, ठीक है, पत्थरों के घरों में रहता था, पत्थरों के औजार बनाता था, पत्थरों से आग जलाता था, मतलब मनुष्य का पत्थर से ही मैक्सिमम काम होता था, इसलिए उस समय के काल को पाषाण काल कहा गया। ठीक है, जब मनुष्यों के सभी काम पत्थरों से ही होते थे, मैक्सिमम काम, इसलिए उसको पाषाण काल के नाम से जाना जाता है। लिखना भी मनुष्य पत्थर में ही लिखता था। फिर मध्य पाषाण काल होता है, जब मनुष्य ने पत्थरों से औजार बनाना सीख लेते हैं। नव पाषाण काल में मनुष्य ने पत्थरों से आग जलाना सीख लेते हैं। ठीक है, फिर पहिए का आविष्कार होता है, खेती करना सीख लेते हैं। अब आता है ताम्र पाषाण काल, मनुष्य ने जब पत्थरों का औजार बना लिया, आग जला लिया, तब जो है तांबा, ठीक है, तांबा, इस काल में ही मनुष्य जो है तांबे का उपयोग भी सीख लेता है। अब कैसे सीखा भाई, इसके बारे में तो पीएचडी करना पड़ेगा, मतलब डिटेल में पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, उतना आपको नहीं जानना है, जानना है तो फिर आप गूगल का सहारा लेंगे। ठीक है, अब आता है सिंधु घाटी सभ्यता की प्रमुख विशेषताओं के बारे में बताइए। तो देखिए सिंधु घाटी की सभ्यता विश्व की सबसे प्राचीन सभ्यताओं में से एक है। ऐसा नहीं कि सबसे प्राचीन सभ्यता है, सबसे प्राचीन सभ्यताओं में से एक है, जो 1750 से 25 ईस्वी पूर्व तक का इतिहास माना जाता है इसका। ठीक है, और भारत, पाकिस्तान, वर्तमान भारत और पाकिस्तान दोनों देशों में फैला हुआ था। ठीक है, इस स्थान में पहला जो स्थान खोजा जाता है वो हड़प्पा, हड़प्पा नाम का एक जगह होता है, जिसको 1921 में खोजा गया था, राय बहादुर दयाराम साहनी वगैरह के द्वारा 1921-22 में। जब भारत में अंग्रेज लोग रेलवे लाइन बिछा रहा था, तब कुछ ईंटें मिलने लगी, तो और खोदने लगा तो और ईंटें मिलने लगी, और खोदा तो पूरा 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 गांव बसा हुआ मिला। तब जाके फिर पता किया गया, पुरातात्विक सर्वेक्षण किया गया, आर्कोलॉजिस्ट लोग आया कि नहीं, यहाँ पे जो है ये ईंटें इतनी साल पुरानी है, यहाँ पे सभ्यता बसी हुई थी। ठीक है, तो सिंधु घाटी की सभ्यता को सिंधु घाटी की सभ्यता क्यों कहा जाता है, क्योंकि ये जो सभ्यता थी सिंधु नदी के किनारे बसी हुई थी। ठीक है, इसलिए इसको सिंधु घाटी सभ्यता कही जाती है। हालांकि रावी नदी भी था इसके सामने में, लेकिन प्रमुख बड़ी नदी थी सिंधु। ओके, बाप रे बाप, बहुत गर्मी है यार। ठीक है, यहाँ पे बताना है कि सिंधु घाटी सभ्यता में नगर व्यवस्था कैसी थी। ठीक, फिर बताना है आपको कृषि व्यवस्था कैसा था, फिर शिल्प और तकनीकी व्यवस्था कैसी थी, और बाद में बताना है व्यापार, धर्म, पतन का क्या कारण था, क्यों खत्म हो जाता है। पतन मतलब उड़ाने वाला पतन नहीं, बल्कि समाप्त क्यों हो गया। वैदिक काल की राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक व्यवस्था के बारे में बताना है कि वैदिक काल में जो है राजनीतिक व्यवस्था कैसी थी, सामाजिक व्यवस्था कैसी थी। वैदिक काल में भारत में आर्य आए थे। ठीक है, वैदिक काल के इतिहास का एक महत्वपूर्ण चरण है, जो आर्यों के आगमन का प्रारंभ हुआ। ठीक है, आर्य अब कौन है उतना हमको नहीं मालूम है, आर्य कौन है।
आर्य एक मतलब व्यक्तियों का समूह था जो भारत आए थे मध्य एशिया से। ठीक है, इस काल में जो है लोग दो भागों में बंट गए। ठीक है, प्रारंभिक वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल, मतलब इस काल को दो भागों में बांटा गया है। ठीक है, इस समय समाज, राजनीतिक व्यवस्था, ठीक है, अर्थव्यवस्था किस तरह से थी ये आपको यहाँ पे पढ़ना है। ठीक है, और लोग जो है क्या बोलते हैं, अरुण देवता इस सब को पूजा करते थे, वायु देवता, पवन देवता, ठीक है, जल देवता, ग्राम देवता, इन सब को पूजा करते थे, प्रकृति की पूजा किया करते थे। नेक्स्ट, पांचवा क्वेश्चन है, छठी शती 6th सेंचुरी में, छठी शताब्दी ईस्वी पूर्व में धार्मिक आंदोलन और महाजनपद का उदय किस तरह से होता है। तो प्राचीन भारत में 16 को महाजनपद था। ठीक है, इनमें धार्मिक आंदोलन का उदय, जैन धर्म का उदय, बौद्ध धर्म का उदय, 16 को महाजनपद के बारे में बताना है, मगध जो सबसे बड़ा महाजनपद था इसके बारे में, फिर शहरीकरण कैसे होता है, इन सब के बारे में बताना है। अब आ जाते हैं यूनिट 1। ठीक है, प्रत्येक यूनिट से 5 क्वेश्चन है, तीनों यूनिट से मिला के 15 क्वेश्चन है। ओके, तो यूनिट 1 आ जाता है प्रागैतिहासिक भारत के विभिन्न चरण। इसमें क्या आ जाता है, तो पुरापाषाण काल, मध्यपाषाण काल, नवपाषाण काल और ताम्रपाषाण काल। ठीक है, देखिए प्रागैतिहासिक काल मैंने बताया कि मनुष्य का मैक्सिमम काम पत्थरों से होता था, इसमें आप पुरापाषाण काल के बारे में जानिएगा, फिर मध्यपाषाण काल के बारे में जानिएगा, फिर नवपाषाण काल, ठीक है, न्यूलिथिक, और फिर लास्ट में कॉपर एज जिसको जो है कैल्कोलिथिक भी बोला जाता है, ताम्रपाषाण काल। ओके, चलिए तीसरा क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता की नगर योजना और शहरी जीवन का विस्तार से वर्णन कीजिए कि सिंधु घाटी की सभ्यता में नगर योजना कैसी थी, कैसे नगर थे, लोग कैसे रहते थे। तो इसके बारे में बताना है कि योजनाबद्ध नगर का निर्माण किया गया था, जल निकासी की उत्तम व्यवस्था थी, यहाँ पे मकान और आवास की व्यवस्था अच्छी थी। ठीक है, घर 2 तल्ले थे और घर जो है उस टाइम पे चूना से जोड़ के बनाया जाता था, अभी सीमेंट का प्रयोग करते हैं ना, उस टाइम पे चूना से जोड़ के बनाया जाता था। शहरी जीवन के बारे में बताना है और लास्ट में निष्कर्ष। सिंधु घाटी की सभ्यता में अर्थव्यवस्था, शिल्प व्यवस्था और व्यापार के बारे में बताना है। एक ही क्वेश्चन है, अलग अलग भागों में बांट दिया गया है। ठीक है, तो यहाँ पे कृषि व्यवस्था, शिल्प व्यवस्था, धातु तकनीक और व्यापार व्यवस्था के बारे में बताया गया है। वही क्वेश्चन है, सिंधु घाटी की सभ्यता का अंत कैसे हो गया, जब इतनी बड़ी सभ्यता थी तो अंत कैसे हुआ। यहाँ पे बहुत आदमी बोलता है कि जलवायु परिवर्तन हुआ, कोई बोलता है बाढ़ आ गया, कोई बोलता है नदी का मार्ग बदल गया, सूखा पड़ गया, कोई बोलता है, अलग अलग रीजन देते हैं। ठीक है, तो कुल मिला के सभी रीजन मिला के धीरे धीरे सभ्यता का अंत हो जाता है। ओके, नेक्स्ट, अब आता है वैदिक काल। तो वैदिक काल में प्रारंभिक वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल 2 भागों में बांटा जाता है इसको। तो यहाँ पे बताना है कि प्राचीन भारतीय संस्कृति जो है वैदिक काल में पहला जो आता है 1500 से 600 ईस्वी पूर्व। ठीक है, इसकी रचना की जाती है। वैदिक काल में बांटा गया है 2 भागों में, प्रारंभिक वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल। ठीक है, प्रारंभिक वैदिक काल यहाँ पे इम्पोर्टेंट है, ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है क्योंकि प्रारंभिक वैदिक काल का प्रमुख आधार 4 गो वेद है, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। ठीक है, इनमें ऋग्वेद सबसे प्राचीन है जिसमें लगभग 1028 सूक्त हैं। इन सूक्तों में देवताओं की स्तुति, प्रकृति, पूजा, जीवन के मूल तत्व का वर्णन मिलता है। इस काल का सबसे सरल कालात्मक प्रकृति के निकट है जो कि उस समय के सरल समाज कहे जाते हैं। ठीक है, और वैदिक काल का ही देन ये चारों वेद आज फेमस है ना। अब ये दूसरा जो है आता है हमारा उत्तर वैदिक। ये उत्तर वैदिक क्या है जी, तो उत्तर वैदिक काल में ब्राह्मण, अरण्य, अरण्य मतलब जंगल, और उपनिषद की रचना हुई। ठीक है, नेक्स्ट, मतलब जंगल की रचना नहीं होती, एक अरण्य होता है। ठीक है, ग्रंथ किताब है। तो इसमें जो है ब्राह्मण ग्रंथों में यज्ञ, कर्म कांड का विस्तार से वर्णन मिलता है, जबकि अरण्य ग्रंथ जो है, ठीक है, अरण्य मतलब होता है वन, लेकिन यहाँ पे एक किताब है अरण्य। अरण्य ग्रंथ में वन में रहने वाले साधुओं के लिए थे। ठीक, और उपनिषद जो है आत्मा, परमात्मा, ब्रह्म के बारे में दिया गया था ज्ञान। सरल भाषा और शैली थी इनका वेदों का। और लास्ट टाइम जो अगर आप अभी आप वेदों मंगाएंगे ना फ्लिपकार्ट से या अमेजन से, तो आपको स्वामी दयानंद सरस्वती जी का वेद का मिलेगा, मतलब उनके द्वारा लिखी हुई। ठीक है, लास्ट टाइम में वेदों की रचना उन्हीं के द्वारा की गई, मतलब क्या बोलते हैं उसको, जो फिर से लिखते हैं ना, नवीन संस्करण, तो स्वामी दयानंद सरस्वती ने ही किया था लास्ट टाइम।
वैदिक काल की राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक व्यवस्था के बारे में पूछा गया है, तो वही क्वेश्चन है। राजनीतिक व्यवस्था के बारे में बताइएगा, फिर आपको सामाजिक व्यवस्था के बारे में बताना है, नेक्स्ट महिलाओं की स्थिति, आर्थिक व्यवस्था, ठीक है, ग्राम जीवन कैसा था, और लास्ट में निष्कर्ष। चलिए आगे देख लेते हैं। अगला आ जाता है हमारा यहाँ पे वैदिक धर्म और इनका दर्शन कैसा था, इसको विस्तार से बताना है कि वैदिक धर्म कैसा है और वैदिक दर्शन कैसा है। प्रकृति की पूजा क्या करते थे, जैसे कि इंद्र भगवान जो वर्षा के देवता, अग्नि देवता, वरुण देवता जो जल के देवता हैं, इनको पूजा क्या करते थे। ये यज्ञ क्या करते थे, अश्वमेध यज्ञ हो गया, ठीक है, जिसमें अश्व को छोड़ दिया जाता है, जो पकड़ता है फिर उसको उसका युद्ध करना होता है। आत्मा और ब्रह्मा के सिद्धांत पे चलते थे। कर्म और पुनर्जन्म पे ये विश्वास किया करते थे, और मोक्ष की अवधारणा दी गई थी, और लास्ट में निष्कर्ष। अब आता है चौथा क्वेश्चन, लोह युगीन संस्कृति का विस्तार से वर्णन कीजिए। इसमें मुख्य रूप से आपको क्या क्या बताना है, तो पेंटेड ग्रे वेयर और फिर आपको नॉर्दर्न ब्लैक पॉलिश्ड वेयर के बारे में बताना है। देखिए यहाँ पे लोह युग यानी कि आयरन एज के बारे में बताना है, ठीक, इसमें लोह का विकास, ठीक, फिर आपको पेंटेड ग्रे वेयर के बारे में बताना है, फिर आपको नॉर्दर्न ब्लैक पॉलिश्ड वेयर के बारे में बताना है। यहाँ पे ये फुल फॉर्म इसका, ठीक है, NBPW। और यदि और ज़्यादा विस्तार से जानना है तो थोड़ा सा आप गूगल का सहारा लीजिएगा, खुद से पढ़िएगा। ओके, पांचवा क्वेश्चन है मेगालिथिक संस्कृति का विस्तृत वर्णन कीजिए। मेगालिथ क्या होता है, देखिए मेगालिथ हमारे झारखंड पे ही है एक सुभाषिस दास, वो मेगालिथिक बहुत ज़्यादा है, ठीक है। मतलब मेगालिथ में क्या होता है कि भारत की एक महत्वपूर्ण प्राचीन संस्कृति है और इसका मुख्य विकास दक्षिण भारत और दक्कन क्षेत्र में हुआ। मेगालिथ का अर्थ होता है बड़े बड़े पत्थर, ठीक है। यहाँ पे देख लेते हैं क्या दिया गया है। इस संस्कृति की पहचान बड़े पत्थरों से बने स्मारक समाधियों से होती है और यह संस्कृति लगभग 1000 से 300 ईस्वी में विकसित हुई। मेगालिथ क्या होता है, देखिए मैं आसान भाषा में समझाता हूँ। मेगालिथ किसी व्यक्ति का ये शव है, शव को गाड़ दिया और यहाँ पे गाड़ने के बाद, मिट्टी में गाड़ने के बाद एक बड़ा सा पत्थर हम यहाँ पे गाड़ दिए, ठीक है। और शव के ऊपर में यहाँ पे कुछ कुछ चीज़ें लिख दी जाती हैं पत्थर में ही, पहले से पत्थर को लिखा जाता है और फिर उसको शव के ऊपर में गाड़ दिया जाता है। इसी को मेगालिथ कहा जाता है। क्या कहा जाता है, मेगालिथ, समझे। तो भारत में सुभाषिस दास मेगालिथ को पढ़ने वाले एक बहुत बड़े क्या कहिएगा उसको, आर्कोलॉजिस्ट है, भूगोल और इतिहास विभाग के, ठीक है, सुभाषिस दास, ये प्रोफेसर हैं। इस तरह से यहाँ पे सब बताना है आपको, सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक और निष्कर्ष। अब आ जाता है हमारा लास्ट यूनिट, यूनिट 3। 6ठी शताब्दी ईस्वी पूर्व में नए धार्मिक आंदोलन का जो उदय होता है इसके बारे में बताना है, ठीक है। तो इसमें आपको नए नए धार्मिक कर्मकांड वगैरह के बारे में सबसे पहले परिचय जानना है, सामाजिक असंतोष की भावना, ठीक, धार्मिक कानून, आर्थिक कारण, जैन और बौद्ध धर्म की विशेषताओं के बारे में बताना है, और आप जितना विस्तार से बता पाएंगे बता दीजिएगा। ओके, जैन धर्म और बौद्ध धर्म की शिक्षाओं के सिद्धांत के बारे में तुलना करके बताना है, ठीक है। तो देखिए दोनों धर्म सही है अपने अपने स्थान पे, हो सकता है केवल जैन धर्म के बारे में पूछे या केवल बौद्ध धर्म के बारे में पूछे, ठीक है। तो दोनों के बारे में यहाँ पे बताया गया थोड़ा थोड़ा सा। जैन धर्म में 5 महाव्रत होते हैं, ठीक है, अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, ठीक है। जैन धर्म के लोग मीट मांस का भक्षण नहीं करते हैं, शहद नहीं खाते हैं, मशरूम नहीं खाते हैं, और भी बहुत सारी चीज़ नहीं खाते हैं, ठीक है। बौद्ध धर्म में मध्यम मार्ग सब चलता है, ठीक है। समानताएं यहाँ पे और क्या क्या भिन्नताएं हैं, फिर प्रभाव क्या होता है, और लास्ट में निष्कर्ष के बारे में बताना है। नेक्स्ट आता है 6ठी शताब्दी ईस्वी पूर्व में नगरीकरण यानी कि शहरीकरण की व्यवस्था किस तरह से डेवलप होने लगी, ये आपको बताना है इसमें। ओके, इसमें आपका नगरीकरण के प्रमुख कारण बताइएगा, प्रमुख नगरों का विकास, आर्थिक जीवन और व्यापार, सामाजिक संरचना में परिवर्तन, भौतिक जीवन की संस्कृति, और लास्ट में निष्कर्ष। ओके, आगे देख लेते हैं महाजनपद के उदय और उनकी प्रमुख संस्कृतियों का वर्णन। चलिए फिर आ जाता है मुख्य विषय। थक गए हैं यार बोलते बोलते, ठीक है, सब देख लीजिए और ऐप में सब अपलोड है। अंतिम क्वेश्चन है मगध साम्राज्य का उदय किस तरह से होता है, प्रमुख कारण बताने हैं इसमें, ठीक है। और मगध शुरू से ही बहुत बड़ा था और बहुत शक्तिशाली था, क्योंकि मगध यानी कि वर्तमान बिहार झारखंड क्या है, यहाँ पे जंगल है, जंगल में क्या होते हैं तो हाथी होते थे, गज सेना होती थी इनके पास,
इसके अलावा यहाँ पे क्या मिलता है, खनिज। तो प्राचीन काल से यहाँ से खनिज मिल रहा था, ठीक है। तो ये भी एक कारण था, तांबा वगैरह का खान था। तो इस कारण जो है मगध की व्यापार व्यवस्था बहुत अच्छी थी, ठीक है। और ये मगध बहुत बड़े एरिया में फैला हुआ भी था और संपत्ति भी था। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। जो लोग ऐप इंस्टॉल नहीं किए इंस्टॉल कर लीजिएगा, और वहाँ पे आपका एसी इंग्लिश कंपोजिशन, सैक पेपर, ठीक है, जो भी आपका न्यूज़ राइटिंग या कम्युनिकेशन स्किल एंड पर्सनालिटी डेवलपमेंट, न्यूज़ राइटिंग एंड रिपोर्टिंग ऑलरेडी अपलोड है, ठीक है। माइनर पेपर भी हिंदी, इंग्लिश, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री और भी एक दो अपलोड है, ठीक है। बाय।